स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। 2. अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करती है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि 27वें संशोधन अधिनियम 2003 में 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की खरीदने पर उन्हें दी जाती है। 2. एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। 3. वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय लेती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है, अतः कथन 1 सही है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है, अतः कथन 2 सही है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियों, अंतर फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर चर्चा करने के लिए पेश किया गया। 2. यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तावित होता है परंतु लोकसभा में नहीं। 3. स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थगन प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है और ये तत्काल चिंता का विषय होना चाहिए जिसके लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, अतः कथन 1 सही है। चूंकि यह सदन के सामान्य कामकाज में बाधा डालता है इसलिए इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में नहीं, अतः कथन 2 सही नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे सरकार की कड़ी निंदा माना जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का त्वरित व कुशल समाधान करना है। 2. आवेदन करने के मूल अधिकार क्षेत्र के अलावा एनजीटी के पास एक न्यायालय के रूप में अपील सुनने का अपीली अधिकार क्षेत्र भी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित व कुशल समाधान की सुविधा प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। आवेदन करने के मूल अधिकार क्षेत्र के अलावा एनजीटी के पास न्यायालय के रूप में अपील सुनने का अपीली अधिकार क्षेत्र भी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है।
2. स्वतंत्रता के बाद भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह एक अंतर सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। अतः कथन एक सही है। भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2015 में नीति आयोग ने कम सरकार के साथ बेहतर शासन के लिए बॉटम अप प्लानिंग दृष्टिकोण तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु योजना आयोग का स्थान लिया। 2. योजना आयोग के विपरीत इसके पास धन आवंटित करने की शक्ति है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2015 में नीति आयोग ने कम सरकार के साथ बेहतर शासन के लिए बॉटम अप प्लानिंग दृष्टिकोण तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग का स्थान लिया। अतः कथन एक सही है। इसके पास धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है। यह शक्ति वित्त मंत्री में निहित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य का लक्ष्य 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष करना है। 2. इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के महत्व पर जोर दिया। 3. भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर जैविक अपशिष्ट से मीथेन को कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य का लक्ष्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2035 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले लक्ष्य से 3 गुना बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष करना है, जिसमें विकसित देश अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अतः कथन एक सही है। COP29 ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के महत्व पर जोर दिया। अतः कथन 2 सही है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और UAE सहित 30 से अधिक देशों ने जैविक कचरे से मीथेन को कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन किया। भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केलकर समिति 2002, 2. राजा जे चलैया समिति 1991, 3. TR रुस्तगी समिति 2011। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपरोक्त विवरण से सबसे बेहतर मेल खाता है? ए. भारत में कर सुधार, बी. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, सी. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, डी. पर्यावरण नीति और कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत में कर सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केलकर समिति 2002 का गठन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए उपाय सुझाने हेतु किया गया था। राजा जे चलैया समिति ने भारत में व्यापक कर सुधारों की नींव रखी, जिसमें कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। TR रुस्तगी समिति कर नीति और कार्यान्वयन उपायों से जुड़ी थी। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है कि अपराध अनुरोधकर्ता देश के राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ अनुरोधी देश के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अपराध माना जाएगा। 2. विदेश मंत्रालय का कांसुलर पासपोर्ट और वीजा प्रभाग इसका प्रशासन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक राज्य दूसरे राज्य के अनुरोध पर किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए वापस भेजता है जो अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के तहत दंडनीय है तथा शरण देने वाले राज्य के बाहर किया गया है। भारत में किसी भगोड़े अपराधी का प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत नियंत्रित होता है। यह दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू करता है, जिसका अर्थ है कि अपराध अनुरोध करने वाले देश के राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ अनुरोधी देश के राष्ट्रीय कानूनों में भी अपराध माना जाता है। अतः कथन एक सही है।
विदेश मंत्रालय का कांसुलर पासपोर्ट और वीजा प्रभाग इसका प्रशासन करता है तथा यह आने वाले और बाहर जाने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों पर कार्यवाही करता है, अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने की स्थिति में ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कथन 2, मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने पर ग्रामीण परिवारों के पास आय के वैकल्पिक स्रोत होते हैं, अतः कथन 1 सही है। मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। 2, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। सी, तनखा समिति 2010। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपरोक्त विवरण से सबसे बेहतर मेल खाता है? ए, चुनाव सुधार। बी, शैक्षिक सुधार। सी, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। डी, न्यायिक सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चुनाव सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए चुनाव सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कम धन वाले दलों के लिए निष्पक्ष आधार स्थापित करने के लिए संवैधानिक, कानूनी और साथ ही सार्वजनिक हित के आधार पर पूर्ण औचित्य देखते हुए चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का समर्थन किया था। तनखा समिति ने प्रॉक्सी वोटिंग और अनिवासी भारतीयों यानी NRI के मताधिकार जैसे चुनावी मुद्दों पर काम किया, अतः विकल्प ए सही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सरकार ने प्राथमिक स्तर 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वित किया है। 2, सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को माध्यमिक शिक्षा आयु वर्ग 14 से 18 तक विस्तारित कर दिया है। 3, उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी सिर्फ 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।